एक अमीर घर की लड़की को फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर जबरन वेश्यावृत्ति के अंधेरे कुएं में ढकेल दिया गया और वही लड़की आगे चलकर लोगों की मसीहा बन गई। उन्हें बेघर होने से बचाया और वेश्याओं को सर उठाकर जीना सिखाया। आखिर क्या है उस महान हस्ती गंगूबाई की कहानी, जिसके इशारे पे बम्बई का अंडरवर्ल्ड भी चलता था? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है काठियावाड़ के बदनाम गलियों से, जहां लोग अपनी हवस मिटाने के लिए आते हैं। एक घर के अंदर 14 साल की लड़की होती है जिसका नाम मधु होता है। मधु को एक आदमी उसे यहाँ 1000 रुपए के लिए छोड़कर चला गया था। कोठे की मालकिन उसे जबरदस्ती तैयार करती है और एक कस्टमर को अंदर भेज देती है, पर मधु उस कस्टमर से हाथापाई करने लगती है, जिससे कस्टमर खाली हाथ लौट जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। मधु ने खाना पीना सब त्याग दिया, बस घर जाने की जिद पर अड़ी थी। कोठे की मालकिन हर प्रयासों से हारकर गंगूबाई को बुलाने का फैसला करती है। अब हम गंगूबाई को देखते हैं, जो दूध से भी सफेद लिबास पहने अपने रॉयल रॉयस से उतरती है। सबने सख्ती दिखाई, पर गंगू ने दुलार से पूछा, बेटा बता क्या दिक्कत है? मधु कहती है कि मुझे बस अपने माँ के पास जाना है। गंगू कहती है कि काठियावाड़ के चौखट पे जो भी अबला आती है उसके लिए सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। गंगू उसे अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसे धोखे से काठियावाड़ लाया गया था। कहानी 12 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। गंगू एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके पिता एक जाने माने बैरिस्टर थे। वो एक हंसती खेलती लड़की थी, पर उसके सपने हिंदी फिल्मों में हीरोइन बनने के थे। फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर गंगू का आशिक उसे बम्बई ले आता है और प्रोड्यूसर से मिलाने के बहाने शीला मौसी के कोठे पर पहुंच जाता है। कोठे में घुसते ही गंगू को असहजता महसूस होती है। वेश्याओं के रंगीन चाल, वीर्य की तेज गंध और लोगों की कटाक्ष हंसी उसे बेचैन कर देती है। वो समझ जाती है कि ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, बल्कि एक गुमनाम जगह है जहां उसे नहीं होना चाहिए। वो अपने आशिक को ढूंढते हुए एक कमरे में आ जाती है, जहां उसकी मुलाकात कोठे की मालकिन शीला मौसी से होती है। शीला कहती है कि तुम्हारा आशिक तो दूसरे कमरे में रकम गिन रहा है, और जैसे ही गंगू कमरे में जाती है दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कई दिन उस अंधेरे कमरे में गंगू रोती बिलखती रही। भूख से दम तोड़ने ही वाली थी, तभी मौसी आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे आशिक को कुल 1000 रुपए दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अच्छा होगा तुम तैयार होकर धंधे पर लग जाओ, नहीं तो यहाँ ऐसे भी कस्टमर हैं जो जबरदस्ती के भी पैसे देते हैं। अब गंगू के पास कोई चॉइस नहीं बचता। वो धंधे के लिए तैयार हो जाती है और बाहर कस्टमर के इंतजार में खड़ी हो जाती है। एक सहेली उसे सिडक्टिव पोज करना सिखाती है। मुंह से सीटी मारकर कस्टमर को बुलाना, ये सीखने में गंगू को वक्त नहीं लगता। कल तक जो लड़की हंसी ठिठोली करती थी, अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात को शीला उसे उसकी पहली कमाई देती है। गंगू उस रुपए को आग में जला देती है और कहती है कि पैसे अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। उसी दिन से गंगू ने ठान लिया था कि काठियावाड़ के हर एक औरत की तकदीर बदल देगी। अब 2 साल बीत जाते हैं। कोठे पर गंगू का दबदबा चलने लगता है, क्योंकि उसके नेक दिल इरादों ने सभी वेश्याओं को अपनी तरफ कर लिया था। इसीलिए मौसी को भी गंगू की हर बात माननी पड़ती थी। एक दिन बोहनी के समय शीला देखती है कि गंगू सबको लेकर फिल्म देखने जा रही है। मौसी के ऐतराज जताने पे गंगू ने उल्टा उसी पर रौब झाड़ दिया। गंगू का ये रवैया शीला के दिमाग में घर कर जाती है। वो कसम खा लेती है कि गंगू को उसकी औकात दिखाकर रहेगी। एक दिन सुबह के 4 बज रहे थे। शीला को दलाल बताता है कि शौकत अली खान नाम का एक कस्टमर आया है और वो इस वक्त गंगू से मजे करना चाहता है। शीला गंगू को उठाती है और कहती है कि सामने वाली पार्टी मोटा पैसा देने के लिए तैयार है, तू कहे तो मैं उसे कमरे में भेजती हूँ। गंगू भी हाँ कर देती है और शौकत के साथ कमरे में चली जाती है, पर वो नहीं जानती थी कि शौकत एक खतरनाक किलर था और इसे शीला मौसी ने ही पैसे देकर बुलाया था ताकि ये गंगू को सबक सिखा सके। शीला कोठे के दलालों को भी बहाने से दूर भेज देती है ताकि वो बीच बचाव न कर सके। शौकत गंगू को बेरहमी से मारता है। उसकी चीखों से बाकी सहेलियां इकट्ठा हो जाती हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। कुछ दिन बाद गंगू को होश आता है तो वो अस्पताल में होती है। उसके शरीर पर 30 टांके लगे होते हैं और उसके हाथ पैर की हड्डियां भी टूट चुकी होती हैं। मौसी ने मगरमच्छ के आंसू दिखाए और कहा कि कोई बात नहीं, इस धंधे में ऐसा होता रहता है, चलो इस बहाने तुम्हें आराम तो मिला। पर मौसी को कहाँ एहसास था कि ये घायल शेरनी बदले का मन बना चुकी है। गंगू सीधा बम्बई के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन के ठिकाने पे जाती है। उस डॉन का नाम होता है रहीम लाला। पहले तो लाला उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, फिर वो अपने शरीर के जख्म दिखाती है, तब जाकर रहीम का कलेजा पसीजता है। दरअसल रहीम लाला अपने उसूलों का पक्का इंसान था। उसे यकीन नहीं होता कि कोई एक निहत्थे औरत को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। वो अपने एक शागिर्द को कोठे के बाहर तैनात कर देता
देता है। कई दिन बाद शौकत दोबारा आता है। गंगू भी उसके साथ कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि उसे थोड़े वक्त के लिए रोक कर रख सके। बाकी सहेलियां सरपट दौड़कर रहीम के आदमी को खबर देती हैं। पलक झपकते ही कोठे के बाहर एक रॉयल रॉयस आकर रुकती है। अंडरवर्ल्ड के काफिले को देखकर मोहल्ले के लोग दंग रह जाते हैं। रहीम के आदमी कमरे से शौकत को घसीटते हुए बाहर लाते हैं। फिर लाला उसके सर को बार बार कार के बोनेट पे पटकता है और उसे कुत्ते की मौत मारता है। रहीम के जाने के बाद गंगू शौकत की लाश पर पैर रखकर पूरे मोहल्ले के सामने अपनी रौब जमाती है। अब काठियावाड़ का हर एक आदमी गंगूबाई से खौफ खाने लगा और शीला मौसी की भी बोलती बंद हो गई। एक दिन मौसी की अचानक मौत हो जाती है और इस कोठे की सारी जिम्मेदारी गंगू पर आ जाती है। गंगू जैसे ही पावर में आती है वो सबसे पहले इस कोठे की रेवेन्यू डबल करने पर जोर डालती है। वो थाने के इंस्पेक्टर को बुलाती है और हफ्ता कम करने के लिए कहती है। दरअसल काठियावाड़ के हर एक कोठे से पुलिस 40% का हफ्ता वसूलती थी। पहले तो इंस्पेक्टर बहुत ऐंठ रहा था, पर रहीम लाला की धमकी सुनते ही वो खौफजदा हो गया। फिर गंगू सबके सामने अपने आप को लीडर घोषित कर देती है। बाकी सहेलियां भी बहुत खुश थीं। उन्हें विश्वास था कि गंगूबाई के रहते उनकी किस्मत चमक उठेगी, पर गंगू के सपने इससे भी बड़े थे। वो पूरे काठियावाड़ की प्रेसिडेंट बनना चाहती थी ताकि यहाँ के सभी औरतों को उसका हक दिला सके। अब कहानी वापस आगे आती है जहाँ गंगू मधु को अपनी आप बीती बता रही थी। वो उसके सामने दो ऑप्शन रखती है कि या तो तू जहर खा ले या फिर धंधे पर बैठ जा। मधु ने जहर चुनना सही समझा और कहा कि मौत मंजूर है पर जलालत नहीं। ये सुनते ही गंगू का दिल पिघल जाता है। वो कोठे की मालकिन से मधु को 10,000 देकर खरीद लेती है और उसे अपने कोठे पर ले आती है। वो अपने एक चमचे को कुछ पैसे देती है और कहती है कि इसे इसके गांव पहुंचा दे। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो यहाँ कपड़े बेचने आया करता था। उस दिन उसका जवान बेटा भी साथ आया था जिसका नाम अफसान होता है। पहली नजर में ही अफसान की मासूमियत गंगू का दिल जीत लेती है। अफसान भी गंगू की खूबसूरती से अपना होश गवा बैठता है। अब अफसान रोज काठियावाड़ के गलियों में आता ताकि उसे गंगू की एक झलक मिल सके। गंगू भी मौका नहीं छोड़ती, वो उस पर डोरे डालती। कई दिन बीत गए। गंगूबाई और अफसान की आशिकी के किस्से काठियावाड़ की गलियों में मशहूर हो चुका था। अब गंगू के जिंदगी का सबसे मुश्किल मोड़ आता है। वो काठियावाड़ के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ी हो चुकी थी, पर इस इलेक्शन की सबसे बड़ी उम्मीदवार रजियाबाई नाम की एक किन्नर थी जो पिछले 15 साल से प्रेसिडेंट रहती आ रही है। इसके विशाल काफिले को देख गंगूबाई समझ चुकी थी कि अगर इलेक्शन जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा। वो रहीम लाला से मिलती है और कहती है कि मुझे ये चुनाव जीतना ही होगा, तभी जाकर काठियावाड़ के लोगों की तकदीर बदलेगी। किसी औरत को जबरदस्ती वैश्या नहीं बनाया जाएगा, किसी को मारा पीटा नहीं जाएगा और वादा रहा कि विमेन ट्रैफिकिंग को जड़ से खत्म कर दूंगी, पर इसके लिए खूब सारा दौलत चाहिए। ये सुनकर लाला कहता है कि मांगो क्या मांगना है। वो कहती है कि मुझे अपने शराब के बिजनेस में पार्टनर बना लो। मैं हर एक कोठे पर शराब के ठेके लगवा दूंगी ताकि कस्टमर को सवाब और शराब एक साथ मिल जाए और इससे आपका मुनाफा भी दुगना होगा। रहीम उसे अपने शराब के बिजनेस में 40% का शेयर दे देता है और उसे अपनी रॉयल रॉयस की चाबी भी पकड़ा देता है। कुछ दिन बाद रजिया के कहने पर पुलिस वाले गंगू के कोठे पर रेड मारते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि अगर शराब का एक भी बोतल यहाँ मिला तो तुझे कम से कम 3 साल के लिए अंदर कर दूंगा। पर गंगू रजिया के इरादे अच्छे से जानती थी। उसने शराब के सभी बोतल को पहले ही छुपा दिया था। अब गंगू ने भी अपनी चालाकी दिखाई। काठियावाड़ में पहली दफा उसने लोगों को प्रोजेक्टर पर फिल्म दिखाया। उस वक्त लोग सिनेमा के दीवाने थे, इसीलिए सभी लोग चाव से फिल्म देखने बैठ गए। वहीं उस रात रजिया बाई का स्टेज शो होने वाला था, पर उसके शो की सारी कुर्सियां खाली रह गईं। गंगू ने रजिया को उसकी औकात दिखा दी थी, पर खेल तो अभी शुरू हुआ था। एक दिन गंगू की नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम रोशनी होता है। उसकी माँ ने उसे एक पिंजरे में छुपा दिया था क्योंकि माँ एक वैश्या थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी पर किसी की बुरी नजर पड़े। तभी गंगू को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं इसकी शादी करवाऊंगी किसी अच्छे घराने में। रोशनी की माँ कहती है कि शादी, वो भी काठियावाड़ में, ये तो नामुमकिन है। गंगू कहती है कि पूरे मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजा दो क्योंकि काठियावाड़ के इतिहास में पहली बार किसी की बारात आएगी। वो रोशनी को लेकर अफसान के घर रिश्ता लेकर जाती है। ये जानकर अफसान दंग रह जाता है। वो तुरंत इस रिश्ते से इनकार कर देता है क्योंकि उसकी चाहत गंगूबाई थी। अफसान के पिता भी इस रिश्ते से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक वैश्या को हम अपने घर की बहू कैसे बना लें। गंगू कहती है कि रोशनी वैश्या की बेटी जरूर है, पर ये बिल्कुल पाक है। इसे आज तक हमने लोगों की नजरों से बचा कर रखा। गंगू अपने साथ एक थाली भरकर सोना और कैश लाई होती है। इतनी सारी
सारी दौलत देखकर वो ना नहीं कर पाए। कुछ दिन बाद अफसान की बारात बड़े धूमधाम से कोठे की चौखट पे पहुंचती है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि इस गुमनाम जगह पर किसी लड़की की डोली उठ रही है, पर गंगू के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि सत्ता के लिए उसे अपने प्यार की बलि चढ़ानी पड़ी थी। कुछ दिनों बाद इलेक्शन का रिजल्ट आता है और गंगूबाई काठियावाड़ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट घोषित की जाती है। वो सभी महिलाओं से ललकार लगाती कि अब किसी को समाज से डरकर रहने की जरूरत नहीं है। पर कुछ दिन बाद काठियावाड़ पर एक बड़ा संकट आ पड़ता है। रहीम लाला गंगूबाई को बुलाता है। उसके साथ एक बिल्डर भी था। वो कहता है काठियावाड़ के बगल में एक स्कूल है और स्कूल की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दी है कि काठियावाड़ के लोगों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इनकी वजह से बच्चों पर गलत असर हो सकता है। गंगू भी ठान लेती है कि वो अपने बस्ती को उजड़ने नहीं देगी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर यहाँ की औरतें बेघर हुई तो उन्हें समाज में कहीं जगह नहीं मिलेगा। अब काठियावाड़ के गलियों में आंदोलन शुरू हो जाता है। स्कूल के लोग वेश्याओं की बस्तियों को हटाने की मांग करते हैं और गंगूबाई के खिलाफ नारे लगाते हैं। पर इस संकट से बचाने के लिए एक जर्नलिस्ट आता है जिसका नाम होता है अमित फैजी। वो गंगूबाई से मिलता है और उसके जीवन से रिलेटेड सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेता है। उसने गंगूबाई के आत्मकथा पर एक किताब लिखा था जो पूरे भारत भर में फेमस हो जाती है। फैजी कहता है कि कल बड़े बड़े नेता की एक कमेटी बैठने वाली है और तुम्हें वहां इनवाइट किया गया है। तुम वहां काठियावाड़ का मुद्दा उठाना, शायद वहां तुम्हारी बात पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। वो उसे एक स्पीच लिखकर देता है ताकि वो आसानी से अपनी बात कह सके। कल फंक्शन के दौरान गंगूबाई स्पीच पढ़ नहीं पाती। वो स्पीच के पन्ने को फाड़ देती है और एक चेयर मंगवाती है। फिर आराम से बैठकर अपनी बात कहने लगती है। वो कहती है कि हम अपने धंधे में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे पास अमीर गरीब गोरे काले सभी तरह के लोग आते हैं, पर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों स्कूल वाले हमें बेघर करने पे तुले हैं? वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स पर हमारा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर हम पर उनका अच्छा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? अगर हम गलत है तो हमारे पास आने वाले लोग भी तो गलत हैं, पर सिर्फ हम वेश्याओं को ही क्यों समाज नफरत करती है? हमारी वजह से ही महिलाएं सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि हम कई हैवानों की हवस की आग बुझाते हैं। अगर हम नहीं रहे तो पता नहीं कितनी मासूम बहन और बेटियां इन हैवानों का शिकार बन जाएंगी। उसका स्पीच सुनकर सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इस स्पीच की वजह से गंगूबाई इतनी फेमस हो गई कि उससे मिलने खुद प्रदेश के मंत्री उसके कोठे पर आते हैं। मंत्री कहता है कि आप काठियावाड़ की लीडर हो, आप चाहे तो आने वाले अगले इलेक्शन में हमें कई वोटर्स दे सकते हैं। पर गंगू भी एक शर्त रख देती है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही काठियावाड़ को उजाड़ने की केस को वापस लिया जाए। मंत्री कहता है कि ये पावर तो मेरे हाथ में नहीं है, पर अगर आपने मुझे इलेक्शन जीतने में मदद किया तो मैं आपकी बात प्रधानमंत्री से करवा सकता हूँ। वही एकमात्र इंसान है जो इस केस को वापस ले सकता है। एक महीने बाद फैजी एक गुड न्यूज के साथ लौटता है कि प्रधानमंत्री से मिलने का डेट फिक्स हो चुका है। गंगू दिल्ली जाती है और प्रधानमंत्री से मिलती है। वो कहती है कि वेश्यावृत्ति को पूरे देश में लीगल घोषित कर देना चाहिए, जिससे समाज में पल रहे उनके खिलाफ नफरत खत्म हो जाए और वो भी सर उठाकर जी सके। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ये तो नहीं कर सकता, पर काठियावाड़ के खिलाफ चल रही केस को रद्द जरूर कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद फैसला आता है कि स्कूल के द्वारा किए गए केस को रद्द कर दिया गया है। पूरे मोहल्ले में गंगूबाई का जुलूस निकाला जाता है। उस दिन गंगू कोई वैश्या नहीं रही, बल्कि वहाँ के लोगों की मसीहा बन चुकी थी। हर शख्स जो उससे नफरत करता था उसने भी झुककर उसे सलाम ठोका और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइए और ऐसे ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।